अपना नया टॉपिक है आज डीएनए रेप्लिकेशन। तो नेचर के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 3 मेथड से होता है। 3 मेथड से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है। और बेसिक बात की जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए से अपने को बनाना है डीएनए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन। तो 3 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड है कंजर्वेटिव मेथड। फर्स्ट मेथड इज कंजर्वेटिव मेथड। सेकेंड वन सेमी कंजर्वेटिव मेथड। एंड थर्ड वन डिस्पर्सिव। तो नेचर के अंदर ना तो कंजर्वेटिव मेथड को अपन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही डिस्पर्सिव को। तो अपन साइंस या फिर नेचर के अंदर जो अलाउ किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, जिसको अपन स्टडी करते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड आखिर प्रोसीड कैसे होता है, तो उसको देखने के लिए अपन इसको 3 स्टेप में इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप इलोंगेशन एंड थर्ड वन टर्मिनेशन। इन 3 स्टेप के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो दोनों के ऊपर आता है, आई मीन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आज अपन डिटेल से देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक, फिर उसी के बाद में देखेंगे लास्ट में यूकैरियोटिक। तो अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं इनिशिएशन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता क्या है। तो मान लो ये अपना एक बैक्टीरियल सेल है, मतलब प्रोकैरियोट है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अपना एक मेन जीनोम है, यह है इसका मेन जीनोम। मेन जीनोम दैट मीन इसके मेन जीन सारे के सारे इसके अंदर है। अब बैक्टीरिया का नेचर होता है कि वो अपने डीएनए को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी बना के रखता है, जिनको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। उनको अपन कॉमन नेम से भी बोलते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल है जिनको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, तो अब अपन जो रेप्लिकेशन जो पढ़ने वाले हैं वो किसके अंदर पढ़ेंगे? प्लाज्मिड के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को अगर अपन एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टडी करते टाइम अगर मेन जीनोम में पढ़ेंगे और मेन जीनोम अगर डिस्टर्ब हो गया तो बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। तो अपन जो भी स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो हमेशा अपन प्रोसीड कराते हैं प्लाज्मिड्स के अंदर। तो अपन प्लाज्मिड्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करेंगे और फर्स्ट स्टेप है इसका इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप अपने पास है इनिशिएशन। दैट मीन वी हैव टू स्टडी अबाउट इनिशिएशन, दैट व्हेन डीएनए इज स्टार्ट देयर रेप्लिकेशन फ्रॉम विच साइड। तो डीएनए जब भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है तो वो कहीं भी ऐसे मतलब नॉर्मल हर किसी साइड से स्टार्ट नहीं करता है। उसको अपना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर साइट होती है जिनको अपन बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे प्लाज्मिड को ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो मैंने ये ड्रॉ की है, ये है साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं ओरी साइट। ये है ओरी साइट। मतलब इसके अंदर की बात करूँ तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है, बहुत कंजर्व्ड है।
कंजर्व्ड सीक्वेंस, अगर आपने उन सीक्वेंस के साथ में कुछ भी हल्का फुल्का भी चेंज किया तो डीएनए रेप्लिकेशन सीधा स्टॉप हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, सीधा ही स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने उन कंजर्व्ड सीक्वेंस के साथ में कुछ भी आपने म्यूटेशन किया या कुछ भी आपने हल्का फुल्का चेंज करने की कोशिश की तो सीधा डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो कंजर्व्ड सीक्वेंस यहाँ पर क्या है, हाईली सेंसिटिव है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस को अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो कैसे होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ ओरिसाइट को। ये आपके लिए है एक ओरिसाइट बैक्टीरिया की, ये है ओरिसाइट। अब इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ स्पेसिफिक कंजर्व सीक्वेंस, जिसमें ड्रॉ कर रहा हूँ 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। ये बॉक्स मीन यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। ये है 13 बेस पेयर की साइज के है, ये भी 13 बेस पेयर की साइज का है, सेम टू सेम एज वेल एज ये भी 13 बेस पेयर की साइज का है। फिर नेक्स्ट अपने को देखने को मिलते हैं जस्ट नियर बाय इट, दिस इज एन 9 बेस पेयर सीक्वेंस एंड विथ सम डिस्टेंस। यहाँ पर अपने को और देखने को मिलते हैं 9 बेस पेयर के, 1 2 3 एंड 4। ये ऑल्सो दीज ऑल्सो आर 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस। ये जो 13 बेस पेयर की सीक्वेंस है इनको अपन बोलते हैं 13 मार, और जो 9 मार के जो बेसिस है इनको बोलते हैं अपन 9 मार। ओके, तो 13 बेस पेयर या 13 मार कितने हैं नंबर में, 3, एंड 9 बेस पेयर नंबर में कितने हैं, 5। ओके, अब ये है कंजर्व्ड सीक्वेंस जो हाईली सेंसिटिव है। अगर इनके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ की तो ये सीधा डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगा। अब बात करते हैं इनिशिएशन के, आगे बढ़ते हैं। ये तो अपने साइड देख ली ओरिसाइट। अब ओरिसाइट पर काम कैसे होता है, तो ओरिसाइट पर काम करने के लिए अपने पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स आते हैं और वो ही एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। ऐसा कोई हल्का दूसरा एंजाइम नहीं आएगा कि वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करके चला जाएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, वो ही डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बात करें अपन, सबसे पहले अपन हेलिकेज की बात करते हैं। तो जैसे कि ये ओरिसाइट बनाते हैं अपन वापस, ये है अपना डीएनए, ये है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। और यहाँ पर मैंने बात की ये है इसकी ओरिसाइट। ओरिसाइट को सबसे पहले रीड किया जाता है आपके हेलिकेज एंजाइम से। हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है और यहाँ पर 13 मर बेस पेयर पे बाइंड होगा। 13 मर बेस पेयर पे हेलिकेज एंजाइम बाइंड होता है और वो यहाँ पर ऐसे बाइंड करता है जैसे, और जो हेलिकेज एंजाइम वो तो डायरेक्टली बाइंड नहीं करता है। हेलिकेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए उसको चाहिए कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी चाहिए, और वो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है वो देता है डीएनए सी एटीपी। मतलब डीएनए सी एटीपी एक काइंड ऑफ एंजाइम है जो हेलिकेज एंजाइम के साथ में बाइंड करता है। ये हेलिकेज एंजाइम में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हेलिकेज एंजाइम है। ओके, ये है हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम के साथ में कौन बाइंड करता है, डीएनए सी एटीपी। डीएनए सी एटीपी इसके साथ में बाइंड करेगा और एटीपी को यूज करेगा। डीएनए सी एटीपी एटीपी को यूज करेगा और हेलिकेज एंजाइम को ओपन कर देगा। तो मैं नेक्स्ट डायग्राम में इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। हेलिकेज एंजाइम एक्टिविटी शो हो रही है यहाँ पे अभी। तो हेलिकेज एंजाइम
डीएनए सी एटीपी के साथ में बाइंड करेगा, हेलिकेज एंजाइम, और डीएनए सी एटीपी एटीपी को यूज करेगा, यूज द एटीपी एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्जन, और इस एक्टिविटी से एडीपी को यूज करके जो हेलिकेज एंजाइम है वो हो जाएगा ओपन। हेलिकेज एंजाइम हैज बीन ओपन नाउ, ये ओपन हो गया, मतलब एक्टिव है ये भी है। अब ये जो एक्टिव हुआ है, अब ये रेडी है यहां पर ओरी साइड पर बाइंड करने के लिए। तो मैं वापस अगर इसको आगे प्रोसीड करूं, तो हेलिकेज एंजाइम अब ओरी साइड पे बाइंड हो चुका है। आ गया ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ बाइंड कर चुका। जैसे हेलिकेज एंजाइम यहाँ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद में हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? हेलिकेज एंजाइम मेल्ट द डीएनए, डीएनए को मेल्ट कर देगा। मीन इनके जो ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट्स कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ डीएनए विच कॉजेज बाय हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इनको बाइंड करके डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो अपन को रिजल्ट के फॉर्म में डीएनए अब ओपन दिखेगा ऐसे। अब डीएनए क्या हो चुका है? मेल्ट हो चुका है। कहाँ पर? ओरी साइट पर। और कौन सी साइट? ओरी में भी कहाँ पर? 13 बॉक्स पे। मैंने कम्प्लीटली रिप्रेजेंट कर दिया ओरी को। सिर्फ अपन यहाँ पे वो सिर्फ 13 को मैंने ओपन नहीं किया है, मैंने आपको एक बार के लिए पूरा रिप्रेजेंट कर दिया कि ओपन पूरा हो गया ओरी साइट। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम। अब यहाँ पर जो हेलिकेज एंजाइम है मैंने सिर्फ आपको एक डायरेक्शन में ड्रॉ करके बताया, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में आता है। तो दोनों साइड में यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की फॉर्क बनेगी। ये जो ओपन हुई स्ट्रक्चर है इनको बोलते हो आप रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इनको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये किसकी वजह से बनी है? हेलिकेज एंजाइम की वजह से। हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे बाइंडेड है, ये हेलिकेज एंजाइम जो भी बाइंडेड है, और डीएनए को कंटिन्यूसली आगे की तरफ ओपन करता चलेगा अपनी अपनी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन अगर अपन ऊपर स्ट्रक्चर में बात करें तो हेलिकेज एंजाइम एक यहाँ बाइंडेड है, एक यहाँ बाइंड है, और एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन जो चलेगा इसका मतलब क्या हुआ? बाई डायरेक्शनल है। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे कैसे चलने वाला है? बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड में चलेगा ये। ओके, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पर अपन इसको एक पॉइंट से देखेंगे, अपन ज़्यादा डिटेल से नहीं बढ़ेंगे, अपन इसको हाफ व्यू में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि दोनों साइड में ये प्रोसेस चलेगा। अपन एक साइड से इसको स्टडी करेंगे अभी अपन। तो स्टडी करने के लिए अपन अब देखेंगे आगे का प्रोसेस इनिशिएशन का, जिसके अंदर अब एक और चीज़ यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम इसको डीएनए को कंटिन्यूसली ओपन करता चलेगा इस डायरेक्शन में, कंटिन्यूसली चल रहा है। अब जैसे जैसे डीएनए ओपन मेल्ट होता जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा, और ये डीएनए कौन से साइटोप्लाज्मा में, सॉरी ये न्यूक्लियर प्लाज्मा में, और न्यूक्लियर प्लाज्मा में एक्वेटिक कंडीशन ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा है। पानी ज़्यादा होगा तो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हुए थे ये तो वापस यूनाइट होने की टेंडेंसी रखेंगे, मतलब हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा, पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर जुड़ते जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो डीएनए को वापस अपने इसी फॉर्म में रखना है,
सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में रखना है, और सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स आते हैं जिसको बोलते हैं अपन एसएसबी प्रोटीन्स। ये एसएसबी प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड स्टेट की फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसएसबी प्रोटीन जो होंगे वो हमेशा डीएनए के ऊपर तभी जाके बाइंड करेंगे जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में होगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर कभी भी एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड नहीं करेगा, ये रूल है। नाम इसलिए इसका सिंगल साइट बाइंडिंग प्रोटीन। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, सिंगल साइट बाइंडिंग प्रोटीन always binds on single strand of DNA। फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं, अब जैसे जैसे डीएनए मेल्ट होता जा रहा है हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से, तो जैसे जैसे ये हेल्प ओपन होता जा रहा है पीछे से, यहाँ से ओपन होता जा रहा है, तो आगे की तरफ इस वाले से इधर भी, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगी, सुपर कॉइलिंग बढ़ेगी। सुपर कॉइलिंग मतलब डीएनए ऑलरेडी कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, ये डीएनए ऑलरेडी कॉइल्ड था, और जैसे अपन यहाँ से इसको ओपन करते जा रहे हैं, इसको खींचेंगे तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में सुपर कॉइलिंग बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा सुपर कॉइल्ड हो जाएगा। तो सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए यहाँ पर कौन से एंजाइम आते हैं, टोपोआइसोमरेज एंजाइम आते हैं। टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं कि जब भी डीएनए ओपन हो रहा होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब भी उस सुपर कॉइलिंग बढ़ती है तो उनके कट लगा के उनकी सुपर कॉइलिंग को हटा देते हैं वहाँ से, और हेलिकेज एंजाइम कंटिन्यूसली अपने पाथ में चलता रहता है और रेप्लिकेशन प्रोसीड करता जाता है। तो अब यहाँ पे अपन ने 3 एंजाइम देखे। सबसे पहले एक देखा है हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए को मेल्ट करता है, दूसरा देखा है एसएसबी प्रोटीन्स जो क्या काम करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को मेंटेन रखते हैं, और थर्ड देखा है टोपोआइसोमरेज। और टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है वो काम करते हैं सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं। सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो अब ये 3 एंजाइम देखे हैं जिन्होंने अपना काम किया है, और तीनों एंजाइम का काम देखने के बाद भी इतना तो अपने को पता चल गया कि डीएनए अब जैसे से ओपन होता जाएगा वैसे वैसे वो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में मेंटेन रहेगा, अब वो वापस डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में नहीं जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर उसके सिंगल स्ट्रैंड से अब आगे बढ़ना है अपने को। तो अब यहाँ पर जो काम होता है वो शुरू करता है प्राइमेज एंजाइम। मतलब यहाँ पर अब आएगा प्राइमेज एंजाइम आएगा, और प्राइमेज एंजाइम जो नेचर होता है उसका वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। कैसा आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इसका मतलब डीएनए को रीड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा छोटा सा स्ट्रैंड जिसको अपन बोलते हैं प्राइमर। वो क्या नाम है उसका, जो आरएनए बनने वाला है छोटा सा टुकड़ा, प्राइमर बोलेंगे उसको। क्लियर। तो वो कैसे बनता है वो देखते हैं अपन। तो अपन ने यहाँ पर ये डीएनए बना लिया था ओपन किया हुआ, तो इसको एक बार और वापस बना लेते हैं ओपन डीएनए को, जिसमें अपन एंजाइम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब यहाँ पे डायरेक्टली हेलिकेज एंजाइम सीधा रिप्रेजेंट करेंगे।
ये अपना 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? हेलिकेज एंजाइम है, जो अपने अपने डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। और अपन वापस बता देता हूँ, अब अपन आधी स्टडी करेंगे इसकी, एक साइड की। तो वन साइड की स्टडी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूँ ऐसा, जो आपकी बुक के एनसीईआरटी में भी है, और वही अपन स्टडी करनी है। ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड है, और ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड, और यहाँ पर है अपना हेलिकेज एंजाइम। ओके, अब जो प्राइमेज एंजाइम है वो प्राइमर बनाएगा, मींस आरएनए बनाएगा। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, डीएनए फॉर्मेशन हो या आरएनए फॉर्मेशन हो, मतलब जब भी अपने को डीएनए बनाना हो या आरएनए बनाना हो, उनकी जो फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होगी, फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये फिक्स है। यही साइट है, डायरेक्शन है, जिसमें हमेशा कोई भी आरएनए हो या डीएनए हो उसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो स्टडी की जाती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की, क्योंकि टेम्पलेट के ऊपर ही तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए या बनेगा, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो कैसे चल रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा है यहाँ तक, और नीचे वाला कैसे चल रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे उल्टा चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब जो प्राइमेज एंजाइम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में यहाँ पर अटैच होगा। कैसे? तो वो अटैच होता है आर यहाँ पर एक 3 प्राइम एंड ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में, यहाँ पर ये है प्राइमेज एंजाइम, और दूसरा यहाँ जाके बाइंड होगा, ये प्राइमेज एंजाइम। जो प्राइमेज एंजाइम जो बाइंड हुआ है, ये प्राइमेज एंजाइम अब यहाँ पर डीएनए को रीड करेगा। कौन सी डायरेक्शन में करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये देख लो, अगर मैं यहाँ पे इसको कट लगाता हूँ तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्राइम एंड हो जाएगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड किया जाएगा, और उसके ऑपोजिट में यहाँ पर डीएनए बनाया जाएगा, सॉरी आरएनए बनाया जाएगा। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, ये वाला ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगा ये। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन जो चल रही है, ये कौन सी चल रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH, सेम टू सेम यहाँ पर भी। यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हुए हैं, ये कौन से? 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH। ये कैसे बाइंड किया? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके वापस इसको रिवर्स करूँ तो मैं हटा देता हूँ, एक और डिटेल से एक बार बता देता हूँ आपको। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने बोला जैसे कि एडेनिन है, यहाँ पर है थाइमिन, यहाँ पर है साइटोसिन। ओके, अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम आया? प्राइमेज एंजाइम आया, और प्राइमेज एंजाइम आया यहाँ पर, और ये पड़ेगा डीएनए को 3 to 5 डायरेक्शन में। ओके, और बनाएगा क्या? आरएनए बनाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? 5 to 3। तो यहाँ पर एडेनिन को पढ़ा जाएगा। किसको पढ़ा जाएगा? एडेनिन को पढ़ा जाएगा, और उसके अपोज में कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल को बुलाया जाएगा कि नहीं जाएगा? यूरेसिल का ये 5 प्राइम, और ये कौन सा है इसका? 3 प्राइम। अब इस यूरेसिल को यहाँ पर आरएनए प्राइमेज एंजाइम इसको बुलाता है। इन दोनों के बीच में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी आपने को पता है कि एडेनिन थाइमिन या फिर एडेनिन
यूरेसिल, इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, तो अब यहाँ पे एडेनिन को पढ़ के यूरेसिल को बुला रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा, फिर उसके बाद में प्राइमेज एंजाइम आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब आगे की तरफ शिफ्ट होगा और कहाँ आ जाएगा, अगले न्यूक्लियोटाइड पर। ये लो, ये आ गया यहाँ पर आया। अब ये यहाँ पर जैसे आता है तो अब ये थाइमिन को पढ़ेगा, थाइमिन को पढ़ के किसको बुलाएगा, एडेनिन को बुलाएगा। ये लो, एडेनिन आ गया। एडेनिन और इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले करेगा, फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो हुई है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। ये अपन प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कैसे बनती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो ये वाला एंड यहाँ पर बात करूँ मैं, ये वाला, ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम, और ऐसे ये लास्ट में कौन सा एंड हो जाएगा, 3 प्राइम OH। ये कैसे बनते हैं अपन ने फर्स्ट वीडियो में भी देखा है। तो यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और यहाँ पर अपने को कम से कम 9-10 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा आरएनए टुकड़ा देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मेशन कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर ग्वानिन को बुलाया जाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और फिर इनके बीच में यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग होगी। तो अल्टीमेटली हमेशा अपने को जो आरएनए हो या डीएनए हो, उनकी जो फॉर्मेशन डायरेक्शन हमेशा कौन सी मिलती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टडी किया जा रहा है वो हमेशा कौन सा होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये फिक्स है। तो अब यहाँ पर ये अपने पास क्या बना है, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बना है। आज इसको बोलते हैं अपन आरएनए प्राइमर। तो आई थिंक आपको इतना आ गया होगा, ये है आरएनए प्राइमर बना है। ऐसे ही ये जो आरएनए प्राइमर जो बना है, ये भी आरएनए प्राइमर बना है। ओके, तो जैसे ही आरएनए प्राइमर बनता है तो उसके बाद जो प्राइमेज एंजाइम है वो वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम गेट डिसोसिएट। ओके, और डिसोसिएट होने के बाद में मेरे को रिजल्ट जो देखने को मिलता है वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर यहाँ तक बना था और एक प्राइमर ऐसे बना था इस डायरेक्शन में। ओके, डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम OH, 5 प्राइम 3 प्राइम OH। और अगर डीएनए के स्ट्रैंड की अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ओके, तो अब यहाँ पर इनका काम हो गया। अब आएगा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम होता है वो डायरेक्टली नहीं आता कभी भी, उसको लाने के लिए एक लोडर होता है और लोडर का नाम है बीटा क्लैंप लोडर। कौन सा लोडर है, बीटा क्लैंप लोडर। और बीटा क्लैंप लोडर जो होता है वो खुद स्पेशल है। वो बोलता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा ऐसे, मुझे भी लोडर चाहिए। तो इसको लोड करने के लिए आता है गामा क्लैंप लोडर। और गामा क्लैंप लोडर जो होता है वो सीधा काम नहीं करता, उसको चाहिए एटीपी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गामा क्लैंप लोडर होता है वो यूज़ करेगा एटीपी को
मतलब करेंसी लेगा ये, और उसके बाद में ये गामा क्लैंप लोडर जो है वो बीटा क्लैंप लोडर को एक्टिवेट करेगा। ये गामा बीटा क्लैंप लोडर जो है अभी इनएक्टिव था। गामा क्लैंप लोडर इसके पास में जाएगा और इसके पास में जाने के बाद में इससे बाइंड करेगा, एटीपीएज एक्टिविटी करेगा। एटीपीएज एक्टिविटी करने के बाद में ये जो गामा क्लैंप लोडर है वो बीटा क्लैंप लोडर को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। एक्टिव हो गया ये, और बीटा क्लैंप लोडर सीधा जाएगा जहां पर आरएनए का 3 प्राइम OH है। जहां पर आरएनए का 3 प्राइम OH होगा वहां पर बीटा क्लैंप लोडर जाके बाइंड हो जाएगा। और जैसे बीटा क्लैंप लोडर यहाँ पे बाइंड हो जाता है वो आके कॉल करेगा किसको कॉल करेगा, ओह उल्टा बना दिया, डीएनए पॉलीमरेज को। अब सीधी सी बात है, काम उसी से करवाना है तो उसी को बुलाएगा। बीटा क्लैंप लोडर आ गया। अब बीटा क्लैंप लोडर जो आता है वो आगे किसको कॉल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, प्लीज आइए और डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आता है और अपना गेम शुरू करता है। तो उससे पहले वापस ऊपर वाले पेज पे अपन ड्रॉ कर देते एक बार। तो यहाँ पर आ गया है अपना बीटा क्लैंप लोडर, थोड़ा सा रफली हो गया लेकिन आप आई थिंक समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में कौन आ जाएगा यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉल थर्ड। ये डीएनए पॉल थर्ड जो एंजाइम है ये बनाएगा डीएनए, मतलब डीएनए से डीएनए बनाएगा। मतलब क्या एंजाइम है ये, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पड़ेगा 3 to 5 डायरेक्शन में और डीएनए बनाएगा 5 to 3 डायरेक्शन में। तो अब इसको इजी वे में थोड़ा सा अपन करते हैं, रफ डायग्राम से थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं। अब अपन इसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक्टिविटी शुरू करते हैं। अभी भी ये इनिशिएशन ही चल रहा है, अभी इनिशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बन जाता और वो अगले इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करना नहीं सिखाता कि कैसे डीएनए बनाना है अपने को, तब तक इनिशिएशन नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अभी भी अपन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे, मतलब सॉरी इनिशिएशन नहीं पढ़ रहे। तो ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहाँ पर है अपने ये प्राइमर, एक प्राइमर इधर, अब इनके 3 प्राइम OH पर कौन सा एंजाइम आगे बाइंड हुआ, डीएनए पॉल थर्ड। ओके, डीएनए पॉल थर्ड जो एंजाइम है वो टेम्पलेट डीएनए को पड़ेगा। मींस जो टेम्पलेट डीएनए है ये वाला स्ट्रैंड, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की स्टडी करेगा 3 to 5 डायरेक्शन में और बनाएगा 5 to 3। तो 3 to 5 स्टडी कर रहा है, मतलब यहाँ से इसको ऐसी स्टडी करता हुआ चल रहा है। यहाँ पर अगर मान लो एडेनिन है, ओके, तो इसको सामने क्या बुलाएगा, थाइमिन या यूरेसिल। आरएनए बनाना हो तो यूरेसिल बुलाता, अब एडेनिन को पढ़ेगा थाइमिन बुलाएगा, थाइमिन पढ़ेगा एडेनिन बुलाएगा, ग्वानिन पढ़ेगा साइटोसिन बुलाएगा, साइटोसिन पढ़ेगा ग्वानिन बुलाएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। कैसे बन रहा है वो अपन लास्ट देख चुके हैं, अब अपने को सिर्फ डायरेक्शन देखना। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली बनता जाएगा अपने पास, ऐसे 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड रीड करता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और अपने को डीएनए कंटिन्यूस फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ये इसका 5 प्राइम एंड था, लास्ट में क्या मिलेगा अपने को 3 प्राइम
OH। ओके, अब सेम टू सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डीएनए कंटिन्यूसली रीड किया जाएगा और उसके अपोज में कंटिन्यूसली डीएनए बनता जाएगा ऐसे। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर ये डीएनए ऐसे बनता जा रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH। अब इसके आगे क्या होगा कि जो डीएनए है यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन जो हेलिकेज एंजाइम है वो शांत थोड़ी बैठा है। हेलिकेज एंजाइम तो अभी भी अपना काम कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो वो कंटिन्यू चल रहा है तो वो आगे के जो डीएनए है उसको भी तो मेल्ट करता हुआ चलेगा। तो आगे कंटिन्यू मेल्टिंग चलती जा रही है। तो डीएनए पहले यहाँ तक था, अब और भी ज़्यादा ओपन हो जाएगा वो। तो प्राइमर था यहाँ पर भी प्राइमर था पहले, और प्राइमर के बाद में यहाँ तक तो अपन ने डीएनए बना दिया था। फिर इसने भी अपना डीएनए यहाँ तक बनाया था, लेकिन डीएनए हेलिकेज एंजाइम उसको आगे और ओपन करता हुआ जा रहा था। हेलिकेज एंजाइम पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब आगे बढ़ गया, आगे आ गया यहाँ पे। तो अभी ये और ज़्यादा डीएनए ओपन हो गया, तो डीएनए रेप्लिकेशन और आगे बढ़ गया। तो ये वाला स्ट्रैंड अभी भी कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जैसे जैसे डीएनए ओपन होता जा रहा है वैसे वैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू बनता जा रहा है बिना किसी ब्रेक के। लेकिन ये वाला स्ट्रैंड क्या था, यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे खत्म हुआ इस डायरेक्शन में, यहाँ आके 3 प्राइम OH पर 5 प्राइम फॉस्फेट से चालू हुआ था। अब डीएनए पहले हेलिकेज एंजाइम यहाँ था, फिर आगे बढ़ गया, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक आने के बाद में यहाँ पर फिर से प्राइमेज एंजाइम आएगा, प्राइमेज एंजाइम फिर से यहाँ आएगा और फिर से आरएनए बनाएगा। फिर से आरएनए प्राइमर बनने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम फिर से डीएनए बनाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएगा। तो यहाँ पर जब अपन देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रैंड जो ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू अपने को डीएनए बना के दे रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं अपन लीडिंग स्ट्रैंड। ये कौन सा स्ट्रैंड है? ये है लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड है और आगे हेलिकेज एंजाइम जाता जाएगा, वैसे वैसे ये तो कंटिन्यू बनता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये वाला फिर से अपने को टुकड़ा देगा। तो इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर हमेशा अपने को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जिनकी साइज लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होती है। और उन फ्रेगमेंट्स को अपन बोलते हैं, ये जो टुकड़े बने इनको तो बोलते हैं अपन ओकाजाकी। ये है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, लेकिन ये जो स्ट्रैंड है, ये जो जिस स्ट्रैंड पे ओकाजाकी बन रहे हैं उनको बोलते हैं अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड। सॉरी, नॉट टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड। ये है लैगिंग स्ट्रैंड जिसके ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं। तो अल्टीमेट यहाँ पर इलोंगेशन भी मिक्स हो गया, मतलब चालू भी हो गया, मैंने मेंशन नहीं किया था। तो इलोंगेशन अपना चालू हुआ था यहाँ से, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ने के बाद में जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनना चालू हुआ था वहाँ से शुरू हो जाएगा अपना सेकंड पॉइंट, इलोंगेशन। ओके, तो इलोंगेशन में पूरा लॉन्ग डीएनए बनेगा, और बनने के बाद में अगर आपको कंटिन्यू उसको आगे प्रोसीड करना है तो एक डायग्राम और बना के अपन देख लेते हैं इसको कि लास्ट में अपने को कैसा प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट डीएनए रेप्लिकेट करना चालू कवर कर दिया था इसने, और अपने को छोटे छोटे ऐसे टुकड़े देखने को मिले प्राइमर के पहले। एक प्राइमर का इस वाले स्टैंड पे तो एक ही प्राइमर में देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले स्टैंड पर अपने को छोटे छोटे ओकाजाकी के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और छोटे छोटे अपने को टुकड़े देखने को मिलेंगे प्राइमर के।
तो जो यहाँ पर कंटिन्यू वाला है उस पर तो पूरा स्ट्रैंड ऐसे कंटिन्यू आएगा डीएनए, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो। लेकिन इस वाले के ऊपर अपने को छोटे छोटे ऐसे टुकड़े देखने को मिलेंगे डीएनए के, जिनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, ऐसे। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो चल रहा है वो दो फॉर्म में चल रहा है, एक लीडिंग स्ट्रैंड के फॉर्म में और एक लैगिंग स्ट्रैंड के फॉर्म में। मतलब अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ बोले तो थोड़ी सी एरर्स है, उनको एरर को सॉर्ट आउट करना है अपने को। तो एक बार स्ट्रैंड की अपन लेबलिंग कर देते हैं। ये है इसका 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये 3 प्राइम हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम OH एज वेल एज ये इसका 5 प्राइम फॉस्फेट, ये 3 प्राइम OH। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार आपकी इमेज क्लियर हो जाए माइंड में। ये 5 प्राइम तो इसका हो जाएगा 5 प्राइम फॉस्फेट, और ये है 3 प्राइम OH, और ये हो जाएगा 5 प्राइम फॉस्फेट। कभी भी आपने देखा होगा कि कभी भी आपको सेम स्ट्रैंड एंड कभी नहीं मिलेगा, ऐसे कहीं पे भी नहीं है। आप देख सकते हो 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम है, 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम है, ऐसे अपोजिट चल रहा है हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में, मेन चीज़ यही होती है। एग्जामिनर कई बार यही चीज़ें देख लेता है और यहीं पे गलती हो जाती है। तो ये अपने पास एक डीएनए फॉर्मेशन का इलोंगेशन कंप्लीट हुआ है। तो जैसे जैसे अब इसको मैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखना जाऊँ तो कैसा देखने को मिलता है। तो शुरुआत में जो प्लाज्मिड था अपने पास सर्कुलर था, जहाँ पे पर्टिकुलर एक ओरी साइट थी जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन चालू हुआ था। बोल दिया मैंने, ये है इसकी ओरी साइट। ओरी साइट सबसे पहले मेल्ट हुई थी, ओरी साइट यहाँ पे मेल्ट हुई और इसने रेप्लिकेशन चालू किया था इस डायरेक्शन में। एक ने इस डायरेक्शन में चालू किया था, एक ने इसने कह रहे ऐसे, मतलब बाई डायरेक्शनल चल रहा था। तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन चलता चलता नया डीएनए बनना चालू हो गया था। तो डीएनए अब इतना ऑलमोस्ट आगे प्रोसीड हो गया। और नया डीएनए बना है। मैं एक बार एक ही मार्क्स कलर से मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लग जाए अलग। ये डीएनए ऐसे चल रहा है, ये वाला ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा है, ये वाला ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा है, और ये कंटिन्यू में ऐसे चल रहा है। ओके, फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में एक और डायग्राम अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डीएनए अपना नया डुप्लीकेट बनाता जा रहा है। ये अपने को थीटा रेप्लिकेशन की तरह दिख रहा है, इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को अपने थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन पूरा कंटिन्यूस बन रहा है ऐसे। तो आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि थीटा बन रहा है, इसलिए इसको थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं।
प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे टर्मिनेशन की। तो ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा लास्ट में, और एंड में मेरे को प्रोकैरियोट के ऊपर जैसे ओरी साइट मिली थी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलती है टर्मिनेशन साइट। ये है टर साइट, जहाँ पर टर्मिनेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एंड हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन एंड या टर्मिनेट। अब टर्मिनेशन साइट को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको इलोबरेट करूं पॉइंट को, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपके लिए, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, बैक्टीरिया का जो टर साइट है प्रोटीन उसका आते हैं उसके ऊपर कुछ, जैसे कि ये टर साइट है, यहां से लेके ये टर साइट है, और टर साइट के ऊपर मेरे को अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलते 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये है टर ए, टर बी, टर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी। टर साइट कितनी है, 10 है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे। इनके ऊपर आते हैं टस प्रोटीन। जितनी टर साइट होगी उतने आएंगे उसके ऊपर टस प्रोटीन, और टस प्रोटीन का भी नेम वैसे ही है जैसा टर साइट का है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। ये 10 टस प्रोटीन। ए टू जी। अब ये 10 जो प्रोटीन जो आए हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि ऊपर से जो हेलिकेज एंजाइम आ रहा था टर साइड पे आते ही उसकी एफिशिएंसी खत्म। हेलिकेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी, हेलिकेज एंजाइम एक्टिविटी गेट डाउन ऑन टर साइट। मतलब उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो टर साइट के सीक्वेंसेस के जो है हाइड्रोजन बॉन्ड उनको ब्रेक कर सके। तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से यहाँ पर कौन आता है, टस प्रोटीन आता है। और टस प्रोटीन जो है वो टर साइट को मेल्ट करता है। क्या करेगा, टर साइट को मेल्ट करेगा और उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और डीएनए की जो एंड में जो यहाँ पे लूप बनी हुई थी, सॉरी जो डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे थे उनको मेल्ट कर देगा। जैसे डीएनए टर साइट से मेल्ट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं टर साइट गेट मेल्ट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर डीएनए की जो ओपन स्ट्रक्चर हुई है वहाँ पर फिर से हेलिकेज एंजाइम, सॉरी हेलिकेज एंजाइम नहीं, एंजाइम आएगा प्राइमेज। अगर कंटिन्यू स्ट्रैंड नहीं है तो प्राइमेज एंजाइम आएगा, और अगर कंटिन्यू नहीं है तो प्राइमेज एंजाइम आएगा, और वरना सीधा अपना काम चलेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटिन्यू अपना वर्क करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट थे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में जो गैप है, निक है, एक तो उनको रिजॉल्व करना है। यहाँ पर ये जो निक्स बने हैं, यहाँ पर ये निक, ये जगह जो है गैप्स को बोलते हैं निक बोलते हैं। इन निक को ज्वाइन करना है,
और प्लस इनके ऊपर जो प्राइमर है, इन प्राइमर्स को भी यहाँ से हटाना है। बता रही है। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। ये अपना पेरेंट डीएनए था, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी। उसके ऊपर अपन ने सबसे पहले आरएनए प्राइमर लाया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओ माय गॉड, उल्टा लिख दिया मैंने। कोई नहीं, मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। इसको मैं 3 प्राइम ले लेता हूँ। पूरा रब करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस बना लेते हैं। ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, और यहाँ पर अपन ने बनाया था प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और उसके बाद में अपन ने डीएनए पॉलीमरेज हेल्प से बनाया था डीएनए, और सेम डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH। तो यहाँ पर ये देखो, ये हाइब्रिड है कि नहीं है, यहाँ पे डीएनए आरएनए का हाइब्रिड है। तो डीएनए आरएनए का जो हाइब्रिड है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि डीएनए में कभी भी आरएनए नहीं देखने को मिलता है, और अगर आ गया गलती से तो खेल खत्म है। तो उस आरएनए को अब हटाना है। तो आरएनए को हटाने के लिए यहाँ पर आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉल फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आता है, और वो क्या करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कट करेगा, कट द डीएनए। कौन सी डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। और कहाँ जाके बाइंड होगा? 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए। तो ये यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो यहाँ आके बाइंड होगा और डीएनए को कट करेगा। कैसे देखते हैं? तो मैं यही डायग्राम को वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब देखना, अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, और सबसे पहले ये क्या करेगा? इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से कट करेगा, इस वाले पार्ट को यहाँ से इसको कट करेगा। और कट करने के बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का था वापस वही लाएगा। कैसे? अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पर अगर एडिनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ साइटोसिन है, या ग्वानिन है, यहाँ पर एडिनिन है, तो ये आरएनए के अंदर ये क्या आता है? यूरेसिल। ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसा था। तो अब ये जो मतलब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है वो क्या करेगा? यहाँ पर जो भी ये न्यूक्लियोटाइड है आरएनए वाला, उसको यहाँ से पहले कट करेगा, उसको यहाँ से कट करेगा, और कट करने के बाद में यहाँ पर ये डीएनए बनाएगा, मतलब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड लाएगा। कौन सा? थाइमिन का। ये लो, ये थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड लाया और दोनों की बॉन्डिंग करा दी। ये है थाइमिन। इसके बाद में ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है आगे बढ़ेगा अगले वाले न्यूक्लियोटाइड पर, और अगले वाले न्यूक्लियोटाइड पर एडेनिन है, और एडेनिन हटाएगा। एडेनिन हटाने के बाद में ये थाइमिन को पढ़ेगा, और फिर किसको बुलाएगा? एडेनिन को बुलाएगा। ये लो, एडेनिन को बुलाया, बॉन्डिंग कराई। ओके, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड से चल रहा है। ऐसे यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ग्वानिन को हटाएगा, फिर साइटोसिन को बुलाएगा, सॉरी साइटोसिन को नहीं, ग्वानिन को हटा के ग्वानिन नहीं बुलाएगा, ट्रिपल बॉन्डिंग कराएगा, फिर साइटोसिन को हटाएगा, फिर साइटोसिन को बुलाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है? जो पहले जो साइटोसिन इसने हटाया था वो कौन सा था? CATP था। लेकिन डीएनए में अपने को पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड जो यूज होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं।
मतलब डीऑक्सीराइबोज वाले। तो मतलब यहाँ पर यूज जो शुगर होती है DCTP, DGTP, DTTP, DATP, और आरएनए के अंदर जो यूज होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके, वहाँ पर होता है CTP, GTP, TTP नहीं होता नेचर के अंदर, कभी नहीं मिलेगा TTP, इसलिए कभी भी आरएनए में आपको थाइमिन देखने को नहीं मिलता। फिर बात करेंगे ATP, UTP देखने को मिलता है, इसलिए आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। और ऐसे ही नेचर के अंदर जो DUTP कभी देखने को नहीं मिलेगा, DUTP कभी नहीं होता, इसलिए कभी भी DNA में आपको यूरेसिल का देखने को नहीं मिलता। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर अपने को ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो एडेनिन है उसको पढ़ के यहाँ पे थाइमिन बुला लेगा। अब यहाँ से 5 प्राइम से लेके यहाँ पर 3 प्राइम OH चल रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ बची है? अभी भी एक चीज़ प्रॉब्लम यहाँ बची है यहाँ पे कि अभी भी ये निक है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड अभी भी जोड़ा नहीं है। अब इस निक को जोड़ने के लिए यहाँ पर आता है लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइगेज एंजाइम आता है। और लाइगेज एंजाइम इस DNA को पूरा लाइगेट कर देगा। तो DNA पूरा देखो आप एक फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से लेकर ये पूरा DNA एक हो गया। तो ऐसे ही जो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली डिसकंटिन्यूस फॉर्म में ये चल रहे थे टुकड़े, ये सारे के सारे आपस में यूनाइट हो जाएंगे और अपने को एंड में DNA जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? पहले अपने पास ऐसा कुछ था, फिर रेप्लिकेशन चालू हुआ था ओरी साइड से, और फिर उसके अंदर रेप्लिकेशन होना चालू हुआ, 2 से 4 DNA हुए, और एंड में अपने को कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा? दोनों DNA एक साथ ही बना रहे, जिससे एक बार आपको मतलब एक DNA अंदर छोटा बड़ा नहीं, दोनों इक्वल साइज के, ये बस समझाने के लिए अंदर बार हो गए। अंदर बार होगा तो सीधी सी बात, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यू है। तो एक DNA ये बन गया, एक DNA ये बन गया। तो एक DNA से मतलब एक पेरेंट DNA से कितने DNA मिल गए अपने को? 2 DNA। और दोनों DNA के अंदर क्या है? पेरेंट वाला सेगमेंट ब्लैक वाला, ये पेरेंट सेगमेंट कंजर्व्ड है। मतलब इस DNA के अंदर भी 50% DNA पेरेंट का है और इसके अंदर भी 50% DNA कैसा है? पेरेंट का है, मतलब सेमी कंजर्व्ड है। तो ये मेथड कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके, तो अब यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन हुआ कंप्लीट। अब DNA रेप्लिकेशन जैसे कंप्लीट हुआ है, तो अब इसको अपन देखेंगे कि रेप्लिकेशन होने के बाद में इसको ये जाएगा अपने RNA प्रोसेस के लिए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और फिर बनाएगा RNA ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाने के बाद में ये इसके अपने काम करेगा। ये तो था प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कैसे बोलता है? सेम प्रोसेस है, बस फ़र्क कहाँ आ जाएगा कि जो DNA रेप्लिकेशन होते हैं वो थोड़ा सा एंजाइमेटिकली चेंजेस है। एंजाइमेटिकली चेंजेस जो है यहाँ पर कैसे है? सबसे पहले तो अपन बात करेंगे डिफरेंसेस के टेबल फॉर्म में अपन देखते हैं, जिसे टेबल में आपको इजीली हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक तरफ अपन देखेंगे इसके प्रोकैरियोट के कैरेक्टर्स और एक तरफ देखेंगे अपन यूकैरियोट के कैरेक्टर्स। इधर बात करेंगे अपन प्रोकैरियोट और इधर बात करेंगे यूकैरियोट के अंदर चेंजेस। जो अपन ने पढ़ा है वही साथ साथ में देखेंगे। तो
सबसे पहले प्रोकैरियोट जो होता है उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड तो है ही है, लेकिन साथ में कैसा है, सर्कुलर डीएनए। लेकिन यहाँ पर कैसा है, लीनियर डीएनए है। तो ये चेंज हो गया, डीएनए यहाँ पर लीनियर है और यहाँ पर ऐसे सर्कुलर है। दूसरा, यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट जो होता है उस साइट का क्या नाम था, ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पर उसका नाम है ARS। कौन है यहाँ पर, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिव सीक्वेंस, ओके, ARS। तीसरा है यहाँ पर जैसे अपने बात की थी डीएनए को मेंटेन करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड में तो प्रोटीन आते हैं SSB, वैसे ही यहाँ पर भी आते हैं SSB। चौथे की बात करें, फोर्थ है यहाँ पर टोपोआइसोमरेज। यहाँ पर आ जाएगा गायरेज। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ क्या डिफरेंस है, तो फिफ्थ अपने को देखने को मिलता है यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम आरएनए बना रहा था, ओके। यहाँ पर यूकैरियोट में भी आरएनए ही बनेगा, लेकिन वो बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, नाम दे रखा उसका। फिर सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, सिक्स्थ पॉइंट में कौन सा एंजाइम था, हेलिकेज एंजाइम। यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आपको पता है कौन उसको लोड करा था, इसका लोड कौन था, डीएनए सी एटीपी था, डीएनए सी एटीपी, ये इसका लोडर था जो हेलिकेज को लोड करा था। और एक और चीज़, हेलिकेज एंजाइम जो था यहाँ पर कैसा था, होमो हेक्सामर था, मतलब 6 यूनिट थी और वो सारी एक जैसी थी, होमो हेक्सामर बोलते इसको। लेकिन जो यूकैरियोट का जो हेक्सामर है हेलिकेज एंजाइम, वो कैसा है, हेट्रो हेक्सामर है, और उसका नाम क्या है, PCNA, ओके। PCNA कैसा है, हेटेरो हेक्सामर है, ये हेटेरो हेक्सामर है। और इसका लोडर कौन है, CDT1, इसका CDT1 है PCNA का, जो इसको लोड कराएगा। दूसरा 7th पॉइंट की बात करो, 7th पॉइंट में अपने को देखने को मिलेगा एंजाइम गामा क्लैंप लोडर, बीटा क्लैंप लोडर, और सबसे पहले हम बात करते हैं गामा क्लैंप लोडर। गामा क्लैंप लोडर किसको लोड कर रहा था, बीटा क्लैंप लोडर को। और बीटा क्लैंप लोडर किसको लोड कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, है ना। और जो डीएनए पॉलीमरेज का काम करेगा, तो गामा क्लैंप लोडर के जैसे ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपने को आरएफसी और गामा क्लैंप लोडर दोनों ही एटीपीएज एक्टिविटी शो करते हैं। ये भी एडीपी एक्टिविटीज, मतलब एटीपी एक्टिविटीज शो करेगा यहाँ पर, मतलब एटीपी यूज़ करेगा। और गामा क्लैंप लोडर बीटा क्लैंप लोडर को लोड करता है, और जो आरएफसी होता है वो लोड करते हैं अपने, ओ माय गॉड, एक थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उल्टा लिख दिया। ये जो पीसीएनए जो किया था, पीसीएनए यहाँ नहीं है, पीसीएनए ये है, बीटा क्लैंप लोडर की तरह वर्क करता है। सॉरी हेलिकेज एंजाइम की तरह काम करते हैं यहाँ पर हेक्सामर में एमसीएम प्रोटीन से, MCM2 से लेकर MCM7 तक है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हेटेरो हेक्सामर है। ये है हेटेरो हेक्सामर। और जो हेटेरो हेक्सामर है ये लोड करते हैं इनको CDT1। CDT1 इनको लोड करता है, ओके। ये थोड़ा सा करेक्शन करना, बाकी सब सही है।
अब RFC को जो लोड करने का काम करेगा यहाँ पर कौन है? RFC को लोड करता है PCNA। PCNA होमोहेक्सामर है। फिर PCNA लोड होगा RFC के थ्रू, PCNA लोड करेगा आगे जाके DNA पॉल डेल्टा और DNA पॉल एप्सिलॉन। तो DNA पॉल डेल्टा कहाँ जाके ऐड हो मतलब बाइंड होगा और एप्सिलॉन कहाँ जाके बाइंड होगा? DNA पॉलीमरेज डेल्टा है वो बाइंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड पर और ये होगा लीडिंग स्ट्रैंड पर। ओके, तो इसका मतलब ये हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड पर बाइंड होगा एप्सिलॉन और डेल्टा हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड पर बाइंड होगा। ये फिक्स है, जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाएगा अपने। ये हो गया 7 नंबर का एंजाइम कंपैरिजन। अब बात करते हैं अपन इसके आगे के एंजाइम की जो हटाने का काम करते हैं कई बार टर्मिनेशन साइट पे वगैरह का। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि बात की थी अपन ने DNA पॉलीमरेज फर्स्ट की जो लास्ट में RNA प्राइमर को हटाने का काम कर रहा था, वैसे ही ये है DNA पॉल फर्स्ट जो RNA प्राइमर हटाने का काम कर रहा था। उसके जैसे ही यहाँ पर RNA पॉलीमरेज को हटाने का जो काम करता है उसमें है फैन 1 RNAs। ओके, फैन का क्या काम है? फैन करता है जो भी DNA RNA का जो हाइब्रिड पॉइंट है, हाइब्रिड बॉन्ड, उसको ब्रेक करता है। पहले तो वो जैसे ब्रेक होता है फिर RNase एंजाइम RNA के स्ट्रैंड को डिग्रेड करता है, RNA रिमूव करता है। ओके, ये दोनों रिमूव हो गए, RNA खत्म हो गया। अब वापस उसकी जगह DNA बनाना है, तो वहाँ पर DNA बनाने का जो जिम्मा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? DNA पॉल डेल्टा की। DNA पॉल डेल्टा है वो बनाएगा वापस DNA को, वहाँ पर जो RNA हटाया है RNA की जगह पे DNA को। ओके, तो यहाँ पर जो एक और चीज़ RNAs की जो एक्टिविटी है, वो RNAs की एक्टिविटी यहाँ पर क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की है और यहाँ पर DNA पॉलीमरेज डेल्टा की एक्टिविटी कैसी है? फॉर्मेशन की है, DNA फॉर्मेशन की। ओके, और फिर लास्ट जो एंजाइम है 9th लाइगेज एंजाइम, और यहाँ पर भी लाइगेज एंजाइम। फंक्शन अपने को पता है, लाइगेट द निक, जो DNA के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके बीच में जो निक है उसको ज्वाइन कराने का काम है। वो काम किसका है? लाइगेज एंजाइम का। तो आई होपफुली सबको आया होगा DNA एप्लीकेशन। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में। थैंक यू।